नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। सबसे पहले खबर छत्तीसगढ़ के महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ी। इस मामले में मुंबई में पहली गिरफ्तारी हुई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने दीक्षित कोठारी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश कर 11 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि कोठारी एक बेटिंग एप्लीकेशन का मुख्य संचालक है। इस पर आरोप है कि वो विदेश में डोमेन रजिस्टर करवाकर भारत में बेटिंग ऐप चला रहा था। उधर महादेव बेटिंग ऐप केस की चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम आया है। इस मामले के आरोपी असीम दास के बयान में ये कहा गया है कि बघेल का नाम है। उसने बताया है कि बघेल को चुनाव के दौरान महादेव ऐप प्रमोटर्स की ओर से 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। आरोपी असीम दास के ठिकाने से ईडी ने 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद किए थे। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें असीम दास के अलावा शुभम सोनी, अमित अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह के भी नाम हैं। और भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी राजनीतिक आकाओं के इशारे पर गिरफ्तारी कर रही है, दबाव देकर बयान दिलवा रही है। ईडी पैसों के लेन देन के आरोपों का कोई भी आधार नहीं है। ये एक औजार, एक हथियार सा बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, विपक्ष के लोगों को दबाव में लाना और किसी तरह से कांग्रेस की छवि पे दाग डालना और चुनाव में उसका लाभ लेना। पहले ये तो स्थापित करें कि पैसा भूपेश बघेल को मिला, मनी ट्रेल कहाँ है। नगद पैसा तो असीम दास के यहाँ मिला। अब जो खुद आरोपी हो गया है, मैं तो ये मान सकता हूं कि अपने आप को बचाने के लिए उससे ऐसा बयान दे दिया जो स्वयं उसने कहा कि मेरे को दबाव डाल के बयान करवाया गया। तो उसको बचाना है, इनका नाम लो, फिर तुमको देखेंगे, बचाएंगे तुमको। भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के आम लोगों का जो 508 करोड़ रुपए आपने महादेव ऐप के नाम से लूटा है, उसका हिसाब आपको जनता को देना ही पड़ेगा। आप सत्ता में रहते हुए अपने सत्ता के प्रभाव से जनता को लूटने के एक भी मौके नहीं छोड़े, चाहे पीएससी घोटाले की बात करें, चाहे शराब घोटाले की बात करें, और इस सब कृत्यों का हिसाब आपको शीघ्र देना पड़ेगा। अभी ईडी ने एक पूरा प्रतिवाद पेश किया है जिसमें असीम दास ने फिर स्वीकार किया है कि कुछ लोगों ने दबाव देकर उनसे बयान बदलवाया था। एक बात याद रखिए, छत्तीसगढ़ की जनता की हाय और छत्तीसगढ़ की जनता का तकलीफों का हिसाब आपको देना ही पड़ेगा। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमले के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। राशन घोटाले में कल ईडी ने शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापा मारा था, तभी करीब 200 लोगों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। हमले के बाद से ही शाहजहां शेख फरार है। सूत्रों के मुताबिक शाहजहां शेख ने कल बांग्लादेश भागने की भी कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा और फिलहाल उसके पश्चिम बंगाल में ही कहीं छुपे होने की खबर है। इस घटना को लेकर जबरदस्त सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस घटना से टीएमसी और कांग्रेस के बीच का तनाव भी सामने आ गया है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। जवाब में टीएमसी ने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम करार दिया। देखिए, डेमोक्रेटिकली मैकेनिज्म में, प्रजातंत्र में विशेष करके सरकारी एजेंसी अपने काम करते हैं, उनको निर्विघ्न काम करने देना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ इलाका में जो लोग अकंठ भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं, जिनको कानून को कोई सम्मान नहीं है, जो जेल जाने के जिनके मन में डर है, वो एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं, एजेंसियों के ऊपर हमला करते हैं। मैं उसको कठोर से कठोर शब्द में निंदा करता हूं। देखिए, संदेशखाली में जो घटना घटी है, सारे हिंदुस्तान में कहीं इस तरह की घटना नहीं घटती। आज दरिंदों को कितना हिम्मत जुटा पाए, इसका एक जगजाहिर नजीर संदेशखाली में हम सब देख रहे हैं। ये नापाक जो रिश्ता सत्तारूढ़ पार्टी के साथ पुलिस बलों की है, ये जाहिर होते हैं संदेशखाली की घटना की बदौलत। तो ये बंगाल में कानून और स्थिति की
हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। ये इसके खिलाफ जो ठोस कदम उठाना अभी इसी वक्त जरूरी है, जो ये समय की वक्त की तकाजा है। You see, Adhir Ranjan Chaudhary is playing as an agent of Bharatiya Janata Party. When India alliance is trying to defeat Bhajpa, Madam Sonia Gandhi, Rahul Gandhi ji, they are seeking cooperation from Mamata Banerjee, and Mamata Banerjee is a top leader of India alliance. And the state Congress unit, they are trying to damage Trinamool Congress only, not BJP. पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है, यानी कि वो देश छोड़कर भाग ना पाए, इसके लिए जो एलओसी है वो जारी कर दी गई है। दरअसल ईडी की टीम 24 परगना में शुक्रवार सुबह उसके घर पर छापेमारी करने गई थी, लेकिन ईडी के अधिकारी काफ़ी देर तक बाहर खड़े रहे और अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला गया। इसके बाद वहाँ पर 800 से 1000 लोग इकट्ठे हो गए, जिन्होंने ईडी के अधिकारियों के साथ मारपीट की। जो सीआरपीएफ के जवान थे उनके साथ मारपीट की और जिन गाड़ियों से ये लोग रेड करने आए थे उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस पूरी घटना में ईडी के 3 अधिकारी घायल हो गए हैं, जिनमें एक आईसीयू में भर्ती हैं। अब उसी मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिससे शाहजहां शेख देश न छोड़ पाए। ईडी सूत्रों के मुताबिक जब ये घटना हुई, यानी कि जब ईडी की टीम उसके घर पर गई तब वो घर पर था, लेकिन घटना के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की मिलीभगत से वो अपने परिवार के साथ वहाँ से गायब हो गया। इसके बाद उसने बांग्लादेश भागने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश में चुनाव हैं, इसको देखते हुए जो बीएसएफ है उसको अलर्ट किया गया था और बीएसएफ को उसके बारे में जानकारी दी गई थी, इसलिए वहाँ पर जाने में सफल नहीं हो पाया है और शक इस बात का है कि वो पश्चिम बंगाल में ही कहीं छुपा हुआ है, तो उसकी तलाश की जा रही है। जो ईडी है उसके अलावा कई और एजेंसियां हैं जो उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन अब तक उसके बारे में कोई सुराग नहीं लगा है। शाहजहां शेख राशन घोटाले में आरोपी है, जिसको लेकर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है और इसी मामले में ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिया मल्लिक को गिरफ्तार किया था। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। नए साल में इसरो ने फिर से इतिहास रच दिया है। इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। अब से कुछ ही देर पहले मिशन आदित्य L1 सूर्य के करीब L1 पॉइंट पर पहुंच गया। आदित्य L1 का सफर 2 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था। मिशन के सफल होने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी और इसे भारत के लिए मील का पत्थर करार दिया। मिशन आदित्य L1 सौर तूफानों के आने की वजह, सूर्य से निकलने वाली गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। इसके साथ ही सौर वायुमंडल को भी समझने की कोशिश करेगा। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 सूर्य के बदलते हालात के बारे में पहले ही जानकारी दे देगा, जिससे पृथ्वी की कक्षा में पहले से ही मौजूद 50 से ज्यादा भारतीय उपग्रहों की रक्षा में मदद मिलेगी। The solar corona and the dynamics of coronal mass ejections. The Solar Ultraviolet Imaging Telescope. SOOT payload scans the solar disk in near ultraviolet light and detects fluctuations in solar irradiance. The Aditya Solar Wind Particle Experiment Aspects and Plasma Analyzer Package for Aditya Papa payloads investigate the solar wind and energetic ions, as well as their energy distributions. The Solar Low Energy X-ray Spectrometer, Solexis. और इस अहम उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। क्या कहा है वो आपको बताते हैं। भारत की एक और उपलब्धि, भारत का मिशन आदित्य L1 अपनी मंजिल तक पहुंचा। हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण से जटिलतम अंतरिक्ष अभियान साकार हुए। मैं पूरे देश के साथ इस असाधारण कामयाबी की सराहना करता हूं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पल्लव बागला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पल्लव, ये जो स्टडी करने के लिए भेजा गया है बहुत बड़ा मील का पत्थर है, तो इससे जो सौर मंडल की स्टडी होगी, सूर्य की स्टडी होगी, जो सोलर स्टॉर्म्स की बात हम करते हैं जिससे सभी उपग्रहों पर असर पड़ता है, इससे और क्या कुछ हासिल होगा? मतलब अगर कंपैरिजन में देखें तो बाकी देशों ने जो भेजा और हमारे में क्या हासिल होगा?
देखिए, पहली बारी भारत ने एक ऐसी स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी भेजी है जिससे ना केवल साइंस करी जाएगी, लेकिन भारत के जो अपने 50 से अधिक सैटेलाइट हैं उनके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी बनेगा। अगर हम अपने दर्शकों को समझाएं तो आज इसरो ने एक के बाद एक करके एक हैट्रिक लगाई है। पहले था चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग नियरर द साउथ पोल, उसके बाद आया एक्सपोसैट सैटेलाइट का मिशन जो सक्सेसफुली नए साल के दिन इसरो ने छोड़ा और वो अपनी कक्षा में है, और आज आदित्य L1 सैटेलाइट अपनी कक्षा में पहुंच गया और अब वहाँ से वो 5 साल तक सूरज पे पैनी नज़र रखेगा। साइंस और सीक्रेट्स ऑफ द सन और मिस्ट्रीज ऑफ द सन की तो हमें गहराई से जानकारी मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ ये मिशन जो है भारत को अपने सैटेलाइट्स, अपने टेलीकॉम और पावर सिस्टम्स जो धरती पे हैं उनको भी सुरक्षित रखने में मौका मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो एक मून डांस शुरू किया था, जो एक मून वॉक शुरू किया था, वो एक सन डांस में कन्वर्ट होके आज जब आदित्य L1 सैटेलाइट अपनी कक्षा में पहुंच गया, भारत के वैज्ञानिक और दुनिया के वैज्ञानिक दोनों ही इसको बहुत खुशी से देख रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही उम्दा किस्म का सैटेलाइट है। भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया है इसको, और अब ये सारा काम जो है चंद्रयान 3 का, एक्सपोसैट का और आदित्य L1 का, अब ये सारा काम जो है वैज्ञानिक करेंगे, और जो गहरे रहस्य हैं ब्रह्मांड के उसको जानकारी मिलने में मदद मिलेगी। और जो ये कोलैबोरेशन होते हैं अलग अलग देशों के साथ, हमारे जो साइंटिफिक कोलैबोरेशंस होते हैं, उसमें ये भारत को कहाँ पर खड़ा करता है? देखिए, ये जो सैटेलाइट है आदित्य L1 और जो एक्सपोसैट था और चंद्रयान था, ये भारत में ही निर्मित था, इसमें कोई कोलैबोरेशन नहीं था। लेकिन हाँ, डेटा जो है वो ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी से शेयर किया जाता है। ये एक प्रथा है, दुनिया की प्रथा है, केवल भारत की नहीं, कि साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के संग शेयर किया जाता है। तो उसी में ये डेटा शेयर किया जाएगा और दुनिया के वैज्ञानिक भी यूज़ करेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा साझा रूप से नासा के संग सैटेलाइट है, नीसार सैटेलाइट, वो साझा रूप से नासा और इसरो ने दोनों ने बनाया है और इसी साल उसको लॉन्च किया जाएगा। लेकिन ये 3 एक के बाद एक साइंटिफिक मिशंस को सक्सेसफुली अपनी जगह पे पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। एक चीज अगर आप बता सकें पल्लव, बहुत कम वक्त हमारे पास बच रहा है अब, कि अगर आम आदमी जो है वो उसको इससे क्या फायदा होगा? उपग्रह वगैरह जो आप कह रहे हैं कि पहले से वार्निंग मिल जाएगी सोलर स्टॉर्म्स की, एक अगर शख्स बोले कि हाँ मुझे क्या फायदा हो रहा है इससे, वो हम क्या कहेंगे? देखिए, सूरज जो है इज द हार्बिंगर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सूरज के बगैर कोई भी धरती पे प्राणी जिंदा नहीं रह सकता है, और हम इतना कम जानते हैं सूरज के बारे में, उसकी कोरोनल हीटिंग के बारे में, उससे एनर्जी जो आती है। तो जो भी जानकारी मिलेगी वो कहीं ना कहीं हर आम आदमी और आम औरत से जुड़ेगी और फायदा देगी। जो 50 से ज़्यादा उपग्रह हैं उनकी कॉस्ट ही 50,000 करोड़ की है, और रोज़ हमारी आपकी ज़िंदगी में सैटेलाइट्स कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। तो ये सारा मिशन जो है तो साइंस का मिशन, लेकिन आदित्य L1 एक अर्ली वार्निंग और एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। तो कहीं ना कहीं हमारे और आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से छुएगा ये। जी, बहुत शुक्रिया आपका पल्लव बागला इस पूरी जानकारी के लिए। चौदह जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है। उससे पहले आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो लॉन्च किया। खड़गे ने कहा, ये यात्रा लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की ओर एक मजबूत कदम है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा और पीएम पर निशाना साधा। खड़गे ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा, मणिपुर को लेकर पीएम खामोश क्यों हैं? वो जरूरतमंदों के बीच क्यों नहीं जाते? सांसदों को जबरन निलंबित किया गया।
जो सांसद शांत थे उन्हें भी सस्पेंड किया गया। यहां खड़गे ने साफ किया कि 14 से शुरू होने जा रही यात्रा में इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया, गठबंधन के संयोजक और अध्यक्ष पद को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। हम एक बहुत बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर, इंफाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के पंचकुला में रोड शो किया है। उनके साथ हरियाणा बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। साथ ही इस रोड शो में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नड्डा का ये रोड शो अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के साथ सभी पार्टियों ने यहां कमर कस ली है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी यहां चुनावी रैलियां कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है, लेकिन उससे पहले तैयारियां जोरों पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 16 जनवरी से ही क्या कुछ कार्यक्रम अयोध्या में शुरू होने जा रहे हैं, वहां जो रामलला की मूर्ति स्थापित की जानी है उसकी क्या विशेषताएं हैं, इस बारे में राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने विस्तार से जानकारी दी। राजपुत्र है, देवत्व है, लेकिन 5 वर्ष का है, ऐसी प्रतिमा तैयार हो गई है। आपने पढ़ लिया होगा, 3 मूर्तिकारों ने 3 अलग अलग पत्थरों पर मूर्ति बनाई। उसमें से एक मूर्ति को प्रभु प्रेरणा से स्वीकार कर लिया गया है। मूर्ति की प्रतिष्ठा, इसकी पूजा विधि ये 16 जनवरी से प्रारंभ होगी। मूर्ति गर्भगृह में अपने आसन पर 18 तारीख की दोपहर को स्थापित कर देंगे। लगभग 1.5 टन की मूर्ति है। विशेषता ये रखी गई है कि अगर जल से स्नान हो, दुग्ध से स्नान हो, तो पत्थर का कोई प्रभाव दूध और पानी पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर उस जल का आचमन कर ले तो उसका शरीर पर कोई दुष्परिणाम ना हो जाए। 5 वर्ष का जो बालक होगा उसी के बराबर का वो रामलला का मूर्ति बनी है, क्योंकि राम की जन्मभूमि है। यहाँ वही रहते हैं जो जैसे अभी छोटे छोटे चारों भाई की हैं, तो उसी प्रकार की 5 वर्ष के आयु के समान वह मूर्ति बन चुकी है। उसी की प्राण प्रतिष्ठा होगी और वही उस भगवती मंदिर में गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हम लोगों ने ये हमेशा प्रयास किया है, जो वाल्मीकि रामायण में उद्धृत जितने भी प्रकार की वनस्पतियां हैं उन्हीं को हम लोग प्रमोट करें। उसमें से जो जातियां विलुप्त हो रही हैं, विलुप्त होने वाली जातियों को भी हम लोग दोबारा से प्रमोट करें। तो वन विभाग के साथ मिलकर अयोध्या विकास प्राधिकरण बड़े पैमाने पर प्लांटेशन और जो रामायण कालीन वृक्ष और वनस्पतियां हैं उनको दोबारा से उत्पन्न लगाया जाए, यहाँ पर इसका कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हार्टिकल्चरल ब्यूटिफिकेशन, फ्लावर्स के साथ में जो सीजनल फ्लावर्स हैं उनको लगाते हुए ये भी बड़े पैमाने पर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। कर्नाटक में श्रीकांत पुजारी को जेल से रिहा कर दिया गया है। श्रीकांत पुजारी को जेल से लेने के लिए कई वीएचपी के नेता पहुंचे। श्रीकांत पुजारी को 1992 के दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुजारी का कहना है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के पहले वारंट भी नहीं दिया। हुबली सेशन कोर्ट के आसपास कड़ी सुरक्षा। दोपहर को कार सेवक श्रीकांत पुजारी को
सशर्त जमानत मिल गई। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद हुबली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के 9 फरार आरोपियों में से श्रीकांत पुजारी एक है। कल शाम तक रिलीज होगा। 30 साल पुराने इस मामले को राम मंदिर निर्माण के वक्त खोलने के कांग्रेस सरकार के फैसले को बीजेपी ने राज्यव्यापी आंदोलन में बदल दिया। कई जगह बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बीजेपी के एक नेता एमएलसी एच विश्वनाथ ने श्रीकांत पुजारी को कार सेवक कहने पर ऐतराज जताया। श्रीकांत पुजारी? श्रीकांत पुजारी कौन है? वो कर सेवक नहीं है, वो एक अपराधी है। उसके खिलाफ 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अवैध शराब जुआ जैसे गंभीर अपराध उस पर लगे हैं, फिर भी उसे कर सेवक कहा जा रहा है। So many criminal cases against him. Do you call him a कर सेवक? पुलिस का कहना है कि 30 साल पुराने इस मामले को अदालत के आदेश के बाद उसने जांच के लिए दोबारा खोला है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि राज्य की कांग्रेस सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर अदालत के आदेश के बाद पुराने मामले खोले गए हैं तो राज्य के दूसरे हिस्सों में पुराने मामलों की फाइलें अब तक क्यों नहीं खोली गई। हुबली धारवाड़ से ब्यूरो इनपुट के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। भारत के समुद्री तटों की रक्षा करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड्स दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के शानदार परेड में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। कैसा है कोस्ट गार्ड्स का जलवा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। आज उस सशस्त्र बल की बात जो देश की लाखों मील की समुद्री सीमा पर तैनात रहकर चुपचाप अपनी जिम्मेदारी निभाता है। यह है कोस्ट गार्ड जो गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेंगे। कोस्ट गार्ड या तटरक्षक इसकी तैयारी में जुटे हैं। इसमें उनका कठोर अनुशासन और अभ्यास दिखता है। कर्तव्य पथ पर कोस्ट गार्ड कड़ाके की ठंड में भी गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटे हैं। दिख रहा है उनका दृढ़ निश्चय और समर्पण। भारतीय समुद्र के रक्षक हैं कोस्ट गार्ड। उन पर 46 लाख वर्ग किलोमीटर की समुद्री सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा करना भी इनका दायित्व है। कोस्ट गार्ड का आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम, यानी हम रक्षा करते हैं। 70 के दशक में समुद्र में होने वाली तस्करी देश की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन रही थी। तब समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने और वहां होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कोस्ट गार्ड का गठन किया गया। आज भी कोस्ट गार्ड समुद्री तटों पर कड़ी नजर रखते हैं। आतंकी गतिविधियों से लेकर ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ वे लगातार समुद्र में एक दीवार बना देते हैं। मगर कोस्ट गार्ड की भूमिका मदद करने की भी है। जो मछुआरों की मदद करते हैं, अवैध शिकारियों को पकड़ते हैं। उनकी एक अहम भूमिका समुद्र में जैव विविधता को बचाए रखने की भी है। समुद्र में किसी भी तरह के खतरे के खिलाफ वे सबसे तेजी से सक्रिय होते हैं। भारतीय तटरक्षक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक है। इस तटरक्षक ने अब तक 11,516 लोगों की जान बचाई है। यानी अपनी स्थापना के हर दूसरे दिन इसने एक आदमी की जान बचाई है। अपने देश की लंबी तटरेखा और समुद्री हितों के रक्षा के लिए कोस्ट गार्ड पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भविष्य की चुनौती के मद्देनजर ये अपनी क्षमताओं में लगातार इजाफा कर रहा है ताकि हमारी समुद्री सरहद पूरी तरह से अभेद बनी रहे।
बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले जबरदस्त हिंसा की खबर है। ढाका जा रही बेनीपोल एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। आग की चपेट में ट्रेन के 4 कोच आ गए। हिंसा में 4 लोगों की मौत की खबर है। बांग्लादेश में 7 जनवरी को चुनाव है और शेख हसीना की वापसी तय मानी जा रही है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। बीएनपी ने बांग्लादेश में 48 घंटे का बंद भी बुलाया है। बांग्लादेश में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले जो सिक्योरिटी तैनात किए गए हैं और जो पोलिंग के लिए अधिकारी तैनात किए गए हैं, उनको सबको डिस्पैच किया जा रहा है। यहाँ से हम इस वक्त ढाका के एक सेंट्रल इलाका में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट्स भी हो रहे हैं और इन सारे जो ऑफिसर्स हैं, जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, जो सिक्योरिटी में जिनको तैनात किया गया है, वो सब यहाँ से अपने अपने जो पोलिंग का क्षेत्र है वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके वोटिंग बूथ को सिक्योर करेंगे। और सब यहाँ पे तैयारियां चल रहा है चुनाव के लिए। कड़ी सुरक्षा के बीच में चुनाव होने जा रहा है। कल के घटना के बाद एक हिंसा का एक आशंका तो रहता है, जब बेनापोल एक्सप्रेस में आग भी लगी थी। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं सारे जो सिक्योरिटी के लोग हैं और जो पोलिंग के ऑफिसर्स हैं, उनको यहाँ से तैनात किया जा रहा है। यहाँ से सारे जो वोटिंग का क्षेत्र है वहाँ भेजा जा रहा है और वो यहाँ से सारे ब्रीफिंग लेके वहाँ चले जाएंगे और फिर वोटिंग का प्रक्रिया शुरू होने से पहले वहाँ पे वो रहेंगे और वहीं पे वो वोटिंग को पूरी तरीके से सिक्योर करेंगे। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ ढाका, बांग्लादेश से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।